नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर स्वागत है उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन माध्यम में। और आज हम और आप सिंधु सभ्यता के संदर्भ में बात करेंगे। और जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर्स में बात की थी, सिंधु सभ्यता को जानने का प्रयास किया था और हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता का विकास किस तरीके से हुआ है, उसके संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त हुई है, नगरीकरण की क्या अवस्था है, नगरीकरण के संदर्भ में क्या लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है, साथ ही साथ सभ्यता और नगरीकरण में क्या समानताएं या अंतर दिखाई पड़ता है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने पूर्व में बात कर रखी है। और आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरणों के संदर्भ में और एक सामान्य चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कैसे नगरीकरण के पूर्व का क्या सभ्यता का चरण था या किस तरीके से सभ्यता की जानकारी और इनके विभिन्न जो तथ्य हैं उसके संदर्भ में जो रिसर्च होती रही, शोध होते रहे, किस तरीके से इसके ज्ञान को विस्तृत करते हैं। और आज एक लंबा समय हो चुका है हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद का और अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1921 में हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज हुई थी, 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी और इन दोनों नगरों की खोज ने सिंधु जैसी एक विशाल सभ्यता को जन्म दिया था। इसके बाद बहुत सारे नवीन पुरास्थलों की खोज होती चली गई और आज भी लगातार उन खोजों का सिलसिला जारी है। लेकिन एक और चीज़ है खोजों के साथ, वो ये है कि इस दौर में लगातार विचारों का जो विचार हैं उनका जो परिवर्तन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाता है, जैसे जैसे तकनीक आती जाती है, विचारों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है। और जैसे ही नवीन तकनीक आती है तो विचार में परिवर्तन होते हैं और विचार में जो परिवर्तन होते हैं वो पुराने विचारों को फिर से रीथिंक या रिविजिट करने का कार्य किया जाने लगता है। और 1921 से जब से ये स्थिति आई है हड़प्पा के संदर्भ में, आज लगातार बहुत सारे नवीन शोध, नवीन तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लगातार ये चलता जा रहा है। जैसे कि हम अगर इसके संदर्भ में बात करें तो हीगल एक बहुत प्रमुख इतिहास दार्शनिक थे जिनका ये कथन, जिनका ये सिद्धांत था जिसको हम द्वंद्वात्मक सिद्धांत के तौर पे जानते हैं, डायलेक्टिक थ्योरी ऑफ हीगल। उनका ये कहना था कि इतिहास जो है वो विचारों का इतिहास है, विचारों से बना हुआ है, चिंतन से बना हुआ है। और जब जब विचार आते हैं कुछ समय पश्चात उस विचार के विरोध में एक विचार उत्पन्न हो जाता है और दोनों विचारों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति आती है और उस संघर्ष से एक और विचार निकल करके आता है और वो कुछ समय के लिए सर्वमान्य होता है। तो अगर हम इसको अप्लाई करें सिंधु सभ्यता के संदर्भ में भी तो देखते हैं कि काफ़ी जो शुरुआती दौर था जहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी, उस दौर में जो इतिहासकार और पुरातत्वविद इस सभ्यता के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे, शोध कार्य कर रहे थे, उनका पूरा फोकस, उनका पूरा केंद्र जो है बिंदु वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही नगर थे। और यही कारण है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के मॉडल को ही उन्होंने थोपने का कार्य किया, ये बताने का कार्य किया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी जो चीज़ें दिख रही हैं वही सिर्फ सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आ पाएंगी। शोध का विषय ये था। लेकिन धीरे धीरे जब आगे और ज़्यादा पुरास्थलों की खोज होती चली गई और देखा गया और उन मानकों में जब वो पुरास्थल नहीं आ पा रहे थे तो उनको सिंधु के पूर्व का मान लिया गया। हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व सभ्यता में उनको शामिल नहीं किया गया। ये कहा गया कि ये इस सभ्यता के पूर्व के पुरास्थल हैं। और अगर कोई उनसे सिमिलरिटी रख रहा था, वैसी ही विशिष्टताएं उन पुरास्थलों में भी दिख रही थी जैसी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, तो ये माना जा रहा था कि ये हड़प्पा के ही पुरास्थल हैं और ये परिपक्व हड़प्पा से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं परिपक्व और पूर्व क्यों बोल रहा हूँ इसके संदर्भ में अभी आगे आपसे बातचीत करूँगा। तो जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तक लंबे समय तक ये मान्यता विद्वानों के मन में थी कि ये दोनों नगर ही सबसे प्रमुख नगर है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे नगरों की खोज हुई जिसमें चूहंदड़ो भी आया। भारत में भी बहुत सारे पुरास्थलों की खोज का दौर शुरू हुआ और जब भारत में पुरास्थलों का दौर शुरू हुआ तो उस दौरान भारत
में स्वतंत्रता प्राप्ति हो चुकी थी। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाते हैं। और उस दौरान सर मार्टिमर व्हीलर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के संयुक्त डायरेक्टर जनरल बनते हैं। और उसके बाद भारत में पुरास्थलों, खासकर सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए पुरास्थलों की खोज का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद 1954 में कालीबंगा अमलानंद घोष जी के द्वारा खोजा जाता है। बाद में गुजरात, राजस्थान, पंजाब का जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर बहुत सारे पुरास्थलों की खोज होती है। उत्तर प्रदेश में खोज होती है। महाराष्ट्र में भी दैमाबाद और साथ में गुजरात के भगतराव का जो इलाका है वहाँ पर बहुत सारे पुरास्थल मिलते हैं। और धीरे धीरे अब इन पुरास्थलों की खोज का दौर शुरू होता है। तो अभी तक जो मानक था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और ऐसा माना जाता था कि इतने बड़े बड़े शहर ही मिलेंगे तभी सिंधु सभ्यता है, अब वो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आया और अब ये मानक जो था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब सामान्य और छोटे उससे शहर दिखने लगते हैं। और ये माना जाता था कि जहाँ सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के क्षेत्र से ही सभ्यता मिली है, लेकिन भारत में जब बड़े बड़े पुरास्थल मिलने लगे, जैसे कि धौलावीरा मिला, कालीबंगा खुद एक बहुत बड़ा पुरास्थल था, बनावली है, वर्तमान में राखीगढ़ी एक बहुत प्रमुख पुरास्थल है जिस पे प्रोफेसर वी.एस. शिंदे सर का उत्खनन का कार्य चल रहा है और आज भी लगातार नए नए शोध वहाँ के माध्यम से निकल करके आ रहे हैं। तो लगातार ऐसे बहुत सारे पुरास्थल हमें प्राप्त होने लगे। तो वो जो मिथक था वो टूट गया कि सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के क्षेत्र से ही सभ्यता सीमित रह गई, बल्कि बहुत सारे क्षेत्र तक ये सभ्यता बनी रही। दूसरा एक मिथक था इसकी उत्पत्ति को लेकर के, और वो मिथक ये था कि इस सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी या उर्स से हुई है। ज़्यादातर सर जॉन मार्शल हैं, गार्डन चाइल्ड हैं और व्हीलर स्वयं हैं, ऐसा मानते थे कि ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, ये भारत में मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। और ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे साक्ष्य भी दिए, कहे कि वहाँ पर एक सुव्यवस्थित, क्योंकि भारत में इसके पहले कोई भी ऐसी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया सभ्यता से ही ये निकल करके आए हैं। और वहीं से, क्योंकि मेसोपोटामिया एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ बड़े बड़े भवन मिल रहे थे, नगरों में बड़े बड़े नगर थे, लिपि का आविष्कार था, प्रशासन था, वो सारे गुण थे जो कि एक नगर में दिखाई पड़ते हैं। तो ये प्रारंभिक दौर में कहना प्रारंभ कर दिया गया विद्वानों के द्वारा कि मेसोपोटामियन सभ्यता से, खासकर सुमेरियन सभ्यता के प्रभाव में ही वहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शोध कार्य आगे बढ़ते गए, नवीन आलोक आते गए, नवीन आलोक प्राप्त होते गए, उनके संदर्भ में ये देखा गया कि यहाँ पर वैसी कोई स्थिति नहीं है। जहाँ एक तरफ मेसोपोटामिया के नगर तो बड़े थे, लेकिन नगरों में वो सुव्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती जो सिंधु के नगरों में दिखाई पड़ती है। अर्थात नगर का जो पैटर्न है, बनाने की जो प्रक्रिया है, खासकर अगर सिंधु के नगरों के बारे में आप बात करें तो ज़्यादातर खासकर जो बड़े नगर हैं उनकी जो स्थिति है वो ये कि वहाँ पर ज़्यादातर जो रोड हैं उनकी व्यवस्था एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटती हुई दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ और एक सुव्यवस्थित नालियों की व्यवस्था है, मकान एक सीधी रेखा में बने हुए दिखाई पड़ते हैं, मकानों में साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, ड्रेनेज व्यवस्था बहुत बेहतर है। तो ऐसी चीज़ें हमें मेसोपोटामिया में नहीं दिखाई पड़ती। खासकर लिपि को भी अगर लेकर के हम उनमें तुलना करें तो हम देखते हैं कि सैंदो लिपि और सुमेरियन लिपि में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके के अंतरों के कारण धीरे धीरे जो नवीन शोध हो रहे थे उन्होंने इस बात को नकारना शुरू कर दिया कि सुमेरियन सभ्यता से नहीं बल्कि स्वदेशी उत्पत्ति से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। स्वदेशी उत्पत्ति का क्या मतलब है? अक्सर जब अंग्रेज़ों ने प्रारंभिक दौर में इतिहास लिखने का कार्य किया तो वो एक सिद्धांत को फॉलो करते थे, वो था थ्योरी ऑफ माइग्रेशन या विसरण का सिद्धांत, जिससे कि उनका ये कहना था कि एक ही जगह से ज़्यादातर जगह पर विकास हुआ है और उसी से वो प्रेरित होकर के इतिहास को लिखने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता गया, नवीन शोध आते गए, नवीन विचार आते गए, उन विचारों ने उन पूर्व विचारों पर प्रत्याघात किया और उन प्रत्याघातों का नतीजा क्या था कि आज नई नई थ्योरीज हमको पढ़ने को मिल रही हैं। तो जब स्वदेशी उत्पत्ति की बात होने लगी
तो स्वदेशी उत्पत्ति के फिर हमें तथ्य भी ढूंढने थे, तो बहुत सारे ये जो तथ्य थे ये हमें वहीं की संस्कृतियों में मिलने लगते हैं। और कैसे मिलते हैं? प्रारंभिक दौर में ये देखा जाने लगता है कि सिंधु सभ्यता के आसपास की क्या व्यवस्था है, या सिंधु और मोहनजोदाड़ो जैसे नगरों के आसपास की क्या व्यवस्था, या कौन कौन सी प्रमुख तथ्य हैं जो कि इस बात को बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ से इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों से शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि सिंध में, पंजाब प्रांत में और वहाँ के बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। वो कोयटा, कुल्ली, जॉब और नाल संस्कृति और कोटदीजी की संस्कृति, ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ वहाँ पे ग्रामीण दिखाई पड़ती हैं। और ये ग्रामीण जो संस्कृतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा मान्यता है, ऐसा विद्वानों ने मानना प्रारंभ कर दिया। और इस मानने के पीछे के कारण क्या थे? मानने के पीछे के कारण थे कुछ प्रमुख पुरावशेष, और ये पुरावशेष थे मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तनों का जब अध्ययन किया गया और भी गहनता से जब आसपास की चीज़ों को देखा गया, तो उससे ये थ्योरी डेवलप होने लगी कि हाँ, स्वदेशी उत्पत्ति से ही इस सभ्यता का निर्माण हुआ होगा। ये सभ्यता एक लंबी जगह तक फैली होगी। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ, ग्रामीण संस्कृतियाँ हमें मिलने लगती हैं, जैसे कि सोथी कल्चर है, और राखीगढ़ी के आसपास का गणेश्वर का इलाका है, गणेश्वर जोधपुरा कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा कालीबंगा का अर्ली फेज़ है। इसके अलावा आपका बालाथल में भी अर्ली ताम्र पाषाण काल के फेजेस वहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी संस्कृतियाँ, ग्रामीण संस्कृतियाँ हमें दिखने लगती हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है वो ग्रामीण संस्कृतियों के माध्यम से हुआ है। और उसको और ज़्यादा पुख्ता करता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ से हमें नवपाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक की जानकारी मिलती है डिफरेंट फेजेस में। और वहीं पे पास में ही उसी का एक और जुड़ा हुआ पुरास्थल है जिसको हम नवसारो कहते हैं। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और मेहरगढ़ से ही जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। और बहुत सारे इतिहासकारों का, विद्वानों का ये कहना है कि ये एक्सटेंशन है मेहरगढ़ का। एक्सटेंशन का मतलब है कि शहर का विस्तार है। जब शहरी आबादी डेवलप होने लगती है तो एक नई जगह पर आबादी का विकास हो जाता है जिसको हम नवसारो के रूप में जानते हैं। तो मेहरगढ़ एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ पर हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कृषि के। भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिल रहे हैं कृषि के, वो मेहरगढ़ से मिल रहे हैं। और मेहरगढ़ नवपाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक के उस पूरे दौर को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करता है। और इसीलिए मेहरगढ़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और फिर विद्वानों ने उसको बताना प्रारंभ कर दिया कि हाँ, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान के इलाके से इस पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और ग्रामीण संस्कृतियों ने नींव तैयार की यहाँ पर शहरी सभ्यताओं के लिए। और बाद में सिंधु सभ्यता और उसके आसपास, सिंधु और उसके आसपास की जो नदियाँ थीं उनके क्षेत्र में एक विस्तृत सभ्यता का विकास हुआ जिसको हम सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब ये जो बात हुई, एक और चीज़ है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं शोधों के संदर्भ में, तो वर्तमान में बहुत सारे शोध हो रहे हैं इस सिंधु सभ्यता के की जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब हम किसी सभ्यता को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है हमको प्राप्त होने वाले साक्ष्य। जो सभ्यता जितने ज़्यादा साक्ष्य हमें देगी, जितने ज़्यादा ऐतिहासिक स्रोत हमें, मतलब स्रोत हमें प्रदान करेगी, उतना ही प्रामाणिक उस सभ्यता के तत्व होंगे। तो उसकी प्रामाणिकता को प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य हो रहा है। बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स भी यूज़ होती चली जा रही हैं। एक दौर था जहां हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ही सभ्यता का मूल नगर माने जाते थे। उसके बाद जब छोटे छोटे और नगर मिलने लगे, और ये एक और चीज़ है, फिर ये मान्यता होने लगी कि सिर्फ बड़े नगर ही नहीं बल्कि स्थानीय और साथ साथ कस्बे और ग्रामीण जो स्थल थे वो मिला करके एक सभ्यता को निर्माणित कर रहे थे। सिर्फ बड़े बड़े नगर ही सिंधु के पास नहीं थे, सिंधु के पास छोटे छोटे ग्राम भी थे, छोटे छोटे कस्बे भी थे, और कस्बों से बड़े नगर थे, और बाद में एक बड़े महानगर जैसी स्थिति भी दिखाई पड़ती है जैसे वर्तमान भारत की
दिखाई पड़ती है। आप भारत में देखें तो भारत में आपको छोटे गांव भी मिल जाएंगे, गांव से निकल करके देखेंगे तो कस्बे भी मिल जाएंगे, कस्बे से बाहर आएंगे तो आपको नगर भी मिलेंगे, और नगर से बाहर जाएंगे तो आपको महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी मिलेंगी। तो कुछ ऐसा ही संरचना हमें सिंधु के काल में दिखाई पड़ रही थी, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में दिखाई पड़ रही थी। तो विद्वानों का जो शोध का कार्य है वो लगातार अनवरत जारी है और आज भी जारी है। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे पहले मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को मूल माना गया, फिर बाद में और छोटे छोटे सेंटर्स डेवलप हुए, इसीलिए पहले सिंधु सभ्यता इसको मतलब हड़प्पा कहा गया क्योंकि पहली जगह हड़प्पा थी जहाँ पर इस सभ्यता की जानकारी हुई। फिर इसको सिंधु भी कहा जाने लगा, फिर इसको प्रथम नगरीकृत संस्कृति या सभ्यता कहा जाने लगा, बाद में इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाने लगा। अब वर्तमान में सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, ये नामकरण क्यों हो रहा है? ये नामकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार शोध कार्य जारी है और जैसी जैसी जानकारी मिलती जा रही है, जैसे जैसे तथ्य आपस में जोड़े जा रहे हैं, अन्वेषण का कार्य जारी है। वो अन्वेषण के कार्य धीरे धीरे उनके नामकरण में परिवर्तन को सुझावित कर रहा है, सुझाव दे रहा है, प्रस्तावित कर रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ है, इस दौर में साइंटिफिक टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है। पहले अगर आप देखें तो डेटिंग मेथड्स को लेकर के पहले हम रेडियो कार्बन तिथियों पर आश्रित थे, फिर साथ ही साथ पोटेशियम ऑर्गन विधि आ गई, फिर उष्मादीप्ति विधि भी ऐड हो गई। साथ ही साथ वर्तमान में OMS और OSL जैसी डेटिंग्स आ रही हैं, जो डेटिंग्स की जो पद्धति है उसको और एक्यूरेसी उसमें ला रही है, और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा जो है करीब हम पहुंच रहे हैं उस मानव इतिहास के। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे मेथड आ चुके हैं। अब वर्तमान में जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं उनकी स्टडीज़ हो रही है, थिन सेक्शन एनालिसिस हो रहा है, उनकी प्रोवेंस स्टडीज़ हो रही है। साथ ही साथ उनमें और भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो टूल्स मिल रहे थे पत्थर के और भी, उनकी भी टाइपो टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ हो रही है, माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से स्टडीज़ हो रही है। और उससे आगे भी हम निकल चुके हैं। वर्तमान में राखीगढ़ी नामक जो पुरास्थल है वहाँ से कुछ नरकंकाल प्राप्त हुए थे, उनकी DNA स्टडीज़ भी हो रही हैं, जिनके माध्यम से उनकी उत्पत्ति और उनके सृजन मतलब कहाँ से वो आए थे, किस रास्ते से आए थे, और पूरे उसको मूवमेंट को ट्रेस करने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उनके DNAs में कहाँ किस लोगों के जीन्स मिल रहे हैं, इन सब की संदर्भ में वर्तमान में कार्य हो रहा है। तो हम उस दौर से जहाँ पे सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे पुरास्थलों के उत्खनन के बाद जो जानकारी प्रारंभिक प्राप्त होती है, वहाँ से लेकर आज 100 सालों लगभग 100 सालों के आसपास हम उस हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए लगातार विकसित तकनीकी का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। और ये तकनीक हमें बहुत ही मदद कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी आप सबको इतिहास के संदर्भ में दे सकें। तो ये तो रही सामान्य चर्चा सिंधु सभ्यता के उस ऐतिहासिक पक्ष के या उस साइंटिफिक या होने वाले कार्यों के संदर्भ में। हम लोग बात कर रहे थे चरण के संदर्भ में। तो हमने जैसे कि बताया था पहले भी एक बार एक सामान्य चर्चा इसके संदर्भ में हो चुकी है कि सिंधु सभ्यता के जो चरण हैं वो 3 फेजेस बेसिकली मिलती हैं। 3 कौन कौन सी फेजेस हैं? पहले हमने बताया था कि प्राक हड़प्पा एक नाम दे दिया गया था, प्राक हड़प्पा। उसके बाद दूसरा एक है परिपक्व हड़प्पा, और तीसरा है अंत हड़प्पा, या परवर्ती हड़प्पा, या हड़प्पा के बाद का काल जो है। एक और फेज़ अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो उसको हम परवर्ती हड़प्पा, हड़प्पा के बाद का काल भी कह सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे जगह पर इन दोनों जगह को एक ही माना गया है, लेकिन इसको अगर अलग अलग भी लिखें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि परिवर्ती में वो सारी बात के कल्चर्स आ जाएंगे जो कि हड़प्पा के बाद भारत में दिखाई पड़ते हैं। तो प्राक हड़प्पा एक वर्ड आता है
जिसके संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी पूर्व में भी, पिछले लेक्चर में इसके बारे में कुछ बताया था। प्राक का मतलब होता है प्री। प्री प्री मतलब क्या होता है? पहले। पहले का मतलब है कि हड़प्पा से पहले। तो जब ये विसरणवादी सिद्धांत चल रहा था, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन के बारे में बात हो रही थी, तो ज़्यादातर इतिहासकारों का, ज़्यादातर पुरातत्वविदों का मानना था कि भारत में जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं वो ग्रामीण संस्कृतियां हड़प्पा के पहले की हैं। उनका और हड़प्पा सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं ये हड़प्पा से स्वतंत्र संस्कृतियां हैं। और ऐसी कौन कौन सी ग्रामीण संस्कृतियां थी उस दौरान पाकिस्तान के क्षेत्र में? पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र में कौन कौन सी थी? वो थी क्वेटा, कुल्ली, जौब, आमरी नाल, और साथ ही साथ मेहरगढ़ का जो कॉम्प्लेक्स था वो, और गनेरी वाला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे, मेहरान, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पर ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं जो कि एक अलग कॉम्प्लेक्स को दर्शा रही थी। तो इतिहासकारों का ये मानना था, पुरातत्वविदों का ये मानना था कि ये जो पूरा स्थल हैं, ये जो संस्कृतियाँ हैं, उनका सिंधु सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। सिंधु सभ्यता के कोई भी ऐसे लक्षण इन संस्कृतियों से प्राप्त नहीं होते जो इस बात को बताएं कि ये सिंधु से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये प्रारंभिक दौर था, वो माइंडसेट था कि हमें सिंधु सभ्यता को बताना ही है कि वो किसी बाहरी जगह से इन्फ्लुएंस होकर के, बाहरी जगह से आकर्षित होकर के आई थी। बहुत सारे तत्वों का अनदेखी भी की गई, बहुत सारे, या हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि तकनीक से उतना अवेयर नहीं थे, उसकी वजह से हो सकता है इस बात को समझने में देरी हो गई हो, या विद्वानों ने उस पक्ष को नकार दिया हो, या उतनी समझ ना आ पाई हो। तो इस वजह से, क्योंकि इनिशियल दौर था, हम प्रारंभिक दौर को नकार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने इस तत्व को उतनी अच्छी तरीके से देखा नहीं होगा। इस वजह से उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, वो नाम था प्राक हड़प्पा, और उसको हम इंग्लिश में प्री हड़प्पन पीरियड कहते हैं। उसके बाद एक और नाम उन्होंने दिया, वो था परिपक्व हड़प्पा, जिसको हम इंग्लिश में मैच्योर हड़प्पा या मैच्योर इंडस भी बहुत जगह आपको मिलेगा, मैच्योर हड़प्पा भी मिलेगा। तो मैच्योर फेज़ उसको कहा गया, और मैच्योर इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ था जिसको हम हड़प्पा सभ्यता से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि यही जब मिला तभी समझ में आया कि विकसित, इसको विकसित भी कहा जा सकता है मैच्योर को। ये वो दौर था जहाँ पर हमें नगर मिलने लगते हैं, और जैसा कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कहा जाता है कि एक नगरी सभ्यता है, और नगर के मिलने के बाद ही इसको नगरी सभ्यता या सभ्यता के टैग दिया गया था। तो जब नगर मिलने लगते हैं तो वो जो नगर की स्थिति है उसको मैच्योर हड़प्पा कहा गया। लेकिन एक और फैक्ट है वो ये कि कभी भी आपके नगर अचानक से नहीं बन करके आ जाएंगे। नगरों के बनने की भी एक कहानी है, नगरीकरण का भी एक प्रोसेस है, अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होगा अचानक से नगर नहीं आ जाएंगे। और उस प्रोसेस के पीछे की भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी, और वो कहानी उससे जुड़ी हुई ही होगी, अलग नहीं होगी, अलग थलग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको लेकर के बाद के पुरातत्वविदों ने कार्य किया, और जिसकी वजह से एक नवीन दौर जुड़ा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो परिपक्व हड़प्पा बेसिकली वो दौर है जहाँ पर सभ्यता की सारी चीज़ें, सारे लक्षण आपको मिलने लगते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में वो जो सारे लक्षण मिलते हैं, बड़े बड़े भवन मिलने लगते हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई दिखाई पड़ती हैं, नालियाँ मिलने लगती हैं, मकान एक दूसरे को सीधी रेखा पर काटते हुए बने हुए दिखाई पड़ते हैं, भवन के अंदर आपको साफ़ सफाई की व्यवस्था दिखाई पड़ने लगती है, प्रशासन दिखाई पड़ने लगता है, बड़े बड़े अन्नागार और स्मारक दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो में विशेष प्रकार का स्नानागार। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मैच्योर फेज़ में दिखने लगती है। और ना सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बल्कि विभिन्न स्थलों, पुरास्थलों में जो कि वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं या पूर्व में प्राप्त हुए हैं, उन सभी जगह पर ये मैच्योर फेज़ हमें प्राप्त होता ही है। उसके बाद अंतिम फेज़ आता है जिसको हम लेट हड़प्पा, बाद का काल कहते हैं, जहाँ से फिर से डिटरेशन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो नगर है, वो नगरों की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं रहती, उसमें अनिश्चितता आ जाती है, और
जो मकान बन रहे थे वो भी वैसे नहीं बन रहे थे जैसे मैच्योर फेज़ में, धीरे धीरे गिरावट की स्थिति आती है और ये सभ्यता जो है, नगरीय सभ्यता, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ती है। उस दौर को हम अंत हड़प्पा और उसके बाद के या उसके साथ चलने वाला जो एक समय है उसको हम परिवर्ती हड़प्पा के तौर पे भी देख सकते हैं। इसको अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो लेट हड़प्पा इसको हम कह सकते हैं, बाद का या उससे अंतिम दौर इसको हम के तौर पे देख सकते हैं। तो ये 3 प्रमुख फेज़ या 4 प्रमुख फेज़ हमें दिखाई पड़ते हैं इस दौर में। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि नामकरण में कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन ये होता है कि रफ़ीक मुगल नामक एक पुरातत्वविद होते हैं। वैसे तो 1965 में अमलानंद घोष ने भी ये काम किया था। भारत में बहुत सारे छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियों को ढूंढ करके निकाला था, जिसके लक्षण जो है वो आपके सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते दिखाई पड़ रहे थे। जैसे कि कालीबंगा का जो अर्ली फेज़ है वो, साथ ही साथ सोथी कल्चर गुजरात में ढूंढ करके लाया था उन्होंने। उसके बाद हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में भी बहुत सारे छोटे छोटे पुरास्थल ग्रामीण संस्कृतियों वाले मिल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने बताया था कि ये सब अर्ली फेजेस हैं, प्रारंभिक दौर है। लेकिन ये जो प्रारंभिक नाम है इसको जो देने वाले व्यक्ति हैं वो है रफ़ीक मुगल। रफ़ीक मुगल का ये कहना था कि हमें प्राक नहीं कहना चाहिए। प्राक मतलब प्रारंभ, अर्ली, प्री नहीं कहना चाहिए, हम उसको अर्ली कहें तो ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी दी? उन्होंने कहा अर्ली हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा जिसको हम हिंदी में प्रारंभिक हड़प्पा कहेंगे, फिर उन्होंने दूसरा बताया मैच्योर हड़प्पा, जिसको हम परिपक्व हड़प्पा कहेंगे, और तीसरा जो है वो है आपका वही अंत हड़प्पा, जिसको हम लेट हड़प्पा भी कह सकते हैं। ये 3 नाम उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि प्राक कहना गलत है। प्राक अगर हम कह देते हैं तो उसका उस सभ्यता से कोई लेना देना नहीं होगा। उन्होंने जो ग्रामीण संस्कृतियां थीं उनका अध्ययन किया। बेसिकली उन्होंने कोटडीजी नामक एक पुरास्थल का अध्ययन किया और उसके अध्ययन के बाद उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी डेवलप की। कोटडीजी एक पुरास्थल था जहाँ पर इनको कई फेजेस दिखाई पड़ते हैं, कई चरण दिखाई पड़ते हैं और उन चरणों में ग्रामीण से लेकर के शहरी आबादी तक के लक्षण मिलते हैं और एक कंटिन्यूशन दिखाई पड़ता है, निरंतरता दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ उनके जो अध्ययन का केंद्र था वो था मिट्टी के बर्तन, और उनको जो कोटडीजी से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे थे उसमें जो आकृति थी और बनावट थी वो सैंधव के बर्तनों से बहुत मेल खा रही थी और ऐसा प्रदर्शन कर रही थी कि यहीं से इनके बर्तनों से ही आगे चल करके सैंधव सभ्यता के बर्तन बनने लगते हैं। सैंधव सभ्यता के बर्तनों में आप देखें तो बैल का अंकन बहुत प्रमुख रूप से किया गया है। तो यहाँ पे कोटडीजी में भी बर्तनों में बैल का अंकन किया जा रहा था। काले लाल रंग के बर्तन जिनमें काले कलर से चित्रकारी की जाती थी वो हड़प्पा की प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियों के प्रमुख लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे ही काले रंग के बर्तन पे लाल रंग के बर्तन पे जो काले रंग की चित्रकारी है और वो हमें सिंधु के बर्तनों में भी मिलती है और खासकर बैल भी बहुत मिलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सिंधु के जो प्रारंभिक, जिसे हम प्रारंभिक हड़प्पा या सिंधु कह रहे हैं, वहाँ पर जो बैल है वो उनकी आकृति लंबी या चौड़ी दिखाई पड़ती है। उनका अनुपात अभी तक डेवलप नहीं हो पाया था, लेकिन हड़प्पा जो परिपक्व हड़प्पा है वहाँ से जो हमें बर्तन मिल रहे हैं उनका एक समान अनुपात हमें जो आकृति बनी है वो दिखाई पड़ती है उनमें। तो कोटडीजी को उन्होंने आधार बनाया और कोटडीजी के आधार पे उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो है ये सब प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां हैं और इन्हीं प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियों ने ही आगे चल के परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की नींव रखी और उसी नींव से ही आज हमें इतनी विस्तृत सुव्यवस्थित सिंधु सभ्यता दिखाई पड़ती है। तो ये टर्म जो है अर्ली हड़प्पा
ये रफ़ीक मुगल के द्वारा दिया गया और ये वर्तमान में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि जॉर्जरी पॉशल नामक एक इतिहासकार पुरातत्वविद ने बताई है, एक अमेरिकन पुरातत्वविद हैं, उन्होंने भी 3 फेजेस हमें बताए हैं। कौन कौन से फेज़ हैं हड़प्पा के? वो कहते हैं प्री अर्बन, दूसरा वो कहते हैं अर्बन, और तीसरा वो कहते हैं पोस्ट अर्बन। ये 3 उन्होंने भी टर्मिनोलॉजी बताई है, अर्बनाइजेशन भी इसे हम कह सकते हैं। तो प्री अर्बन का मतलब है, ये पॉशल ने कहा है, पॉशल एक पुरातत्वविद थे और ये उन्होंने रोजदी नामक एक पुरास्थल है, उसके उत्खनन के बाद जब उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये 3 फेजेस बताए। अभी तक का जो फेजेस थे वो पुरावशेषों की जो आकार प्रकार बनावट, खासकर मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन, इन सब के अध्ययन के आधार पे था। अब ये जो फेजेस ये बता रहे हैं, ये बेसिकली जो भवनों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसके आधार पर जो, और साथ ही साथ और जो अर्बनाइजेशन के लक्षण थे उनको लेकर के एक सामूहिक अध्ययन इन्होंने किया था पौशल महोदय ने, और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये 3 फेजेस बताए थे। तो प्री अर्बन का मतलब क्या हुआ? ऐसा दौर जहाँ पर अर्बनाइजेशन नहीं है। अर्बनाइजेशन नहीं है तो क्या होगा? ग्रामीण संस्कृतियाँ होंगी, मतलब शहरीकरण नहीं होगा, पक्के मकान नहीं बने हुए दिखाई पड़ेंगे, प्रशासन नहीं दिखाई पड़ेगा, लिपि नहीं मिलेगी, बाट माप की जो व्यवस्था है वो नहीं दिखाई पड़ेगी, वो सारी नगरीय व्यवस्था उस दौर में नहीं दिखाई पड़ेगी। दिखाई क्या पड़ेगा? दिखाई पड़ेंगे ग्राम्य व्यवस्था। तो ऐसे दौर को पौशल ने प्री अर्बन पीरियड कहा। उसके बाद दूसरा जो उन्होंने बताया वो था अर्बनाइजेशन, मतलब एक ऐसा फेज जहाँ पे शहरीकरण दिखने लगता है, जिसको कि अगर हम तुलना करें रफ़ीक मुगल के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से तो वो है मैच्योर हड़प्पा, जिसको हम मैच्योर हड़प्पा कहते हैं। वो बेसिकली अर्बनाइजेशन वाला पीरियड है पौशल के अनुसार। उनका कहना है कि जिस दौर में शहरीकरण दिखाई पड़ने लगता है वो सारी शहरी व्यवस्था वहाँ पे आ जाती है, जैसा कि सिंधु के नगरों में हमें मिल रही है। वो सारी शहरी व्यवस्था वाली टर्म को हम अर्बनाइजेशन से जोड़ करके देख सकते हैं, शहरीकरण से जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया पोस्ट अर्बन पीरियड, तो सिंधु सभ्यता का जो अंतिम दौर था जहाँ पर शहर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, शहरी व्यवस्था में एक डिसबैलेंस हो जाता है, असामान्यता की स्थिति आ जाती है, और वही असामान्यता आगे चल के सिंधु सभ्यता के पतन के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। तो उस पीरियड को पौशल महोदय ने पोस्ट अर्बन पीरियड कहा, जहाँ से शहर धीरे धीरे समाप्ति की स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलती है। और अभी तक हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को समझा कि किस तरीके से उद्भव हुआ और कैसे ये सभ्यता आगे बढ़ी, उसके बारे में क्या क्या नवीन आलोक और तथ्य की बात की जा रही है। साथ ही साथ हमने उसके विभिन्न चरणों को देखा। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से प्रमुख पुरास्थल हैं। अब क्योंकि हमारा ये जो पेपर है ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो अब हमारा जो फोकस रहेगा वो ये देखने का रहेगा कि क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के माध्यम से हम उस सिंधु सभ्यता की संस्कृति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृति को कैसे समझा जाएगा? संस्कृति को तब समझा जाएगा जब हम उनके विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। वो पक्ष कौन कौन से हैं? वो पक्ष हैं उसके राजनीतिक स्वरूप को, उसके आर्थिक स्वरूप को, उसके सामाजिक ढांचे को, उसके सांस्कृतिक स्वरूप को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तब जा कर के हम संस्कृति को समझने का प्रयास कर पाएंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उन संस्कृतियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हम ये सामान्य तौर पर वर्तमान आलोकों के, वर्तमान जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनके आधार पर ये हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जैसी नगरीय व्यवस्था वाली सभ्यता बिना ग्रामीण संस्कृतियों के संभव नहीं होगी। ग्रामीण संस्कृतियाँ आई, ग्रामीण संस्कृतियों